बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 611 एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। तो लेसन नंबर 5 का नाम है एथिकल स्टैंडर्ड्स। लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस लेसन के अंदर ना डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं जो एथिकल वायलेशंस या एथिकल प्रॉब्लम्स होने से बचाते हैं। और ये स्टैंडर्ड्स जो है वो एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए या साइकोलॉजिस्ट के लिए या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या व्यूवर्स हैं या जो भी ये वीडियो वॉच कर रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो कर दें, प्लीज़ फॉलो कर दें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। लेसन के स्टार्ट में आपको बताया गया है साइकोलॉजिस्ट के एथिकल प्रिंसिपल्स और एपीए के कोड ऑफ कंडक्ट में ना 10 एथिकल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं और ये ब्रॉडली लिखे गए हैं ताकि साइकोलॉजिस्ट को ना इनके वेरिड एरियाज़ और रोल्स में ना गाइड किया जा सके और उन सिचुएशंस को एड्रेस किया जा सके जो ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट को ना इनके प्रोफेशनल रोल्स में फेस करने पड़ते हैं। और ये स्टैंडर्ड्स उन सिचुएशंस को कवर करते हैं जो शामिल हैं, जिनमें क्या क्या शामिल है। नंबर 1 पे एथिकल इश्यूज को रिजॉल्व करना और नंबर 2 पे ह्यूमन रिलेशन, नंबर 3 पे प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी है, नंबर 4 पे एडवर्टाइजिंग और पब्लिक स्टेटमेंट्स है, नंबर 5 पे रिकॉर्ड कीपिंग और फीस है, और नंबर 6 पे एजुकेशन और ट्रेनिंग, और नंबर 7 पे रिसर्च एंड पब्लिकेशंस असेसमेंट है, और नंबर 8 में थेरेपी है। इनमें से कुछ जो है ना वो आप आगे चलकर ना आने वाले लेसन्स में आप डिटेल से पढ़ेंगे, ओके, इन स्टैंडर्ड्स को लेकर। अच्छा, ये जो एथिकल स्टैंडर्ड्स है ना इन्फोर्सेबल रूल्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट को ना एकेडमिया और प्रैक्टिस में अप्लाई करते हैं। और ये स्टैंडर्ड्स साइकोलॉजिस्ट, क्लाइंट्स, स्टूडेंट्स और उन दूसरे इंडिविजुअल्स के बेनिफिट्स के लिए भी इन्फोर्स किए जाते हैं जो साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करते हैं। जो भी साइकोलॉजिस्ट एपीए का मेंबर है, इन्हें ना ये एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने की जो उम्मीद भी होती है। अगर किसी ने एथिकल स्टैंडर्ड्स की वायलेशन किया तो इसके अगेंस्ट ना सेक्शंस लग सकता है जो कि मेंबरशिप के टर्मिनेशन से भी लेकर लाइसेंस के ख़त्म होने तक भी हो सकता है। नंबर 1 पे अगर बात की जाए रिजॉल्विंग एथिकल इश्यूज़ की, तो ये जो सेक्शंस है, मतलब कि रिजॉल्विंग एथिकल इश्यूज़, ये सेक्शंस साइकोलॉजिस्ट को गाइड करता है कि कैसे वो एथिकल इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है इस सेक्शंस के अंदर। मिस यूज़ ऑफ साइकोलॉजिस्ट वर्क है नंबर 1 पे। तो अगर साइकोलॉजिस्ट को ये पता चले कि इनका काम मिस यूज़ या मिस प्रेजेंटेशंस किया गया है, तो इन्हें ना अपने काम को मिस यूज़ या मिस प्रेजेंटेशंस को करेक्ट करना या मिनिमाइज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल स्टेप लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई साइकोलॉजिस्ट का रिसर्च पेपर किसी ने झूठ के साथ प्रेजेंट किया है तो साइकोलॉजिस्ट को ना इस मिसयूज़ को रिपोर्ट करना होगा और अपने वर्क को ठीक करना होगा। नंबर 2 पे है कन्फ्लिक्ट बिटवीन एथिक्स एंड लॉ रेगुलेशंस और अदर गवर्नमेंट लीगल अथॉरिटी। अगर एथिक्स और लॉ रेगुलेशंस या किसी गवर्निंग लीगल अथॉरिटी के बीच कन्फ्लिक्ट हो तो साइकोलॉजिस्ट को ना अपने कमिटमेंट को एथिक्स कोड के लिए ओपन रखना चाहिए और इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश भी करनी चाहिए। और अगर ये इश्यूज रिजॉल्व होना हो तो साइकोलॉजिस्ट लॉ रेगुलेशंस या लीगल अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई लॉ साइकोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे काम करने को कह रहा है जो एथिक्स कोड के अगेंस्ट हो, तो ना साइकोलॉजिस्ट को सबसे पहले एथिक्स का कोड फॉलो करना होगा, लेकिन अगर वो रिजॉल्व ना हो तो वो लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो करेगा, ओके। आगे है कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एथिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड्स।
अगर एथिक्स और ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड्स के बीच कन्फ्लिक्ट हो तो साइकोलॉजिस्ट को ना कन्फ्लिक्ट को क्लियरिफाई करना चाहिए, अपने कमिटमेंट को एथिक्स कोड के लिए बताना चाहिए और जहां तक मुमकिन हो सके ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने चाहिए ताकि एथिक कोड्स फॉलो हो सके। मिसाल के तौर पर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी साइकोलॉजिस्ट को अनएथिकल प्रैक्टिस करने को कह रहा है तो साइकोलॉजिस्ट को ना इस कन्फ्लिक्ट को समझना होगा और अपने एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए इस यूज़ को ना रिजॉल्व भी करना होगा, मतलब कि जो भी इश्यूज है ना उसको रिजॉल्व भी करना होगा। रिपोर्टिंग एथिकल वायलेशंस की बात की जाए तो अगर कोई एथिकल वायलेशंस सब्सटेंशियल्स हार्म पहुंचाती है या पहुंचाता है हो या पहुंचाने की जो है पॉसिबिलिटी हो किसी पर्सनस या ऑर्गेनाइजेशंस को तो साइकोलॉजिस्ट को ना फर्दर एक्शंस लेने चाहिए, जैसे कि स्टेट या नेशनल कमेटीज ऑन प्रोफेशनल एथिक्स को रिपोर्ट करना, स्टेट लाइसेंसिंग बोर्ड्स को रिपोर्ट करना या रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए। और ये स्टैंडर्ड्स तब अप्लाई नहीं होते जब इंटरवेंशन से कॉन्फिडेंशियलिटी राइट्स को वायलेट करे या जब साइकोलॉजिस्ट को दूसरे साइकोलॉजिस्ट के काम को रिव्यू करने के लिए रखा गया हो जिसका प्रोफेशनल कंडक्ट क्वेश्चंस में हो। मिसाल के लिए अगर साइकोलॉजिस्ट को पता चले कि किसी ने अनएथिकल तरीके से रिसर्च कंडक्ट किया है तो इसको ना प्रॉपर अथॉरिटीज़ को ना रिपोर्ट करना होगा कि ये जो रिसर्च है ये जो है वो अनएथिकल है। ओके, तो प्रॉपर अथॉरिटीज़ जो है वो उसको बताना होगा। ओके, अब पाकिस्तान में कौन सी प्रॉपर अथॉरिटी है जो रिसर्च जो होने वाली अनएथिकल रिसर्च है उसको रिजॉल्व करती है या उसको मिनिमाइज़ करती है या फिर अगेंस्ट जो है वो प्रीजुडेंस रखती है, तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अच्छा, अब आते हैं रिजॉल्विंग के एथिकल इश्यूज़ की तरफ। तो इसमें ना आपको इनफॉर्मल रीसोल्यूशंस ऑफ एथिकल वायलेशंस के बारे में बताया गया है। जब साइकोलॉजिस्ट को दूसरे साइकोलॉजिस्ट की तरफ से एथिकल वायलेशंस का पता चले तो इन्हें ना पहले इनफॉर्मल तरीके से उस इशू को ना रिजॉल्व करना चाहिए। अगर इनफॉर्मल रीसोल्यूशंस पॉसिबल हो और इस इंटरवेंशन से कॉन्फिडेंशियलिटी राइट्स का वायलेशंस ना हो तो साइकोलॉजिस्ट को ना उस इंडिविजुअल्स के साथ बात करनी चाहिए। मिसाल के लिए अगर किसी साइकोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्च में अनएथिकल तरीके से काम किया है तो पहले इनको ना इनफॉर्मली अपनी गलती समझने के लिए ना कहना होगा, फिर अगर ज़रूरी हो तो हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट भी करना होगा। ओके, कोऑपरेटिंग विद एथिक्स कमेटीज़ की बात की जाए जो कि 1.6 जो है वो पॉइंट है, तो कोऑपरेटिंग विद एथिक्स कमेटी में आपको बताया गया है साइकोलॉजिस्ट को ना एथिक्स इन्वेस्टिगेशंस प्रोसीडिंग्स और एपीए या इनके ना एफिलिएटेड स्टेट्स साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस की रिक्वायरमेंट्स के साथ ना कोऑपरेट करना चाहिए। ऐसे कोऑपरेशंस में ना कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज़ को ना एड्रेस करना होगा। अगर साइकोलॉजिस्ट कोऑपरेशंस नहीं करता तो ये भी ना एक एथिक्स वायलेशंस है। लेकिन अगर लिटिगेशन से के आउटकम्स तक एडजडिकेशंस को जो है वो डेफर करने की रिक्वेस्ट की जाती है तो इसे ना नॉन कोऑपरेशन नहीं माना जाएगा। मिसाल के लिए अगर कोई एथिक्स कमेटी साइकोलॉजिस्ट की इन्वेस्टिगेशन से कर रही है तो साइकोलॉजिस्ट को ना उस इन्वेस्टिगेशंस में फुली कोऑपरेट जो है वो करना होगा। इम्प्रॉपर कंप्लेंट्स की बात की जाए तो साइकोलॉजिस्ट को ना अनएथिकल कंप्लेंट्स नहीं फाइल करनी चाहिए जो फैक्ट्स को इग्नोर करते हैं हुए रेकलेस डिसरिगार्ड या विलफुल इग्नोरेंस से की गई हो। मिसाल के लिए अगर किसी साइकोलॉजिस्ट को पता हो कि कंप्लेन झूठ पर जो है वो मुश्तमिल है तो इन्हें ना ऐसी कंप्लेंट्स फाइल नहीं करनी चाहिए। ओके, आगे है अनफेयर डिस्क्रिमिनेशंस अगेंस्ट कंप्लेंट्स एंड रिस्पोंडेंट। साइकोलॉजिस्ट को ना किसी भी शख्स को एम्प्लॉयमेंट्स एकेडमिक प्रोग्राम में एडमिशन्स या प्रमोशंस देने नहीं करनी चाहिए, मतलब कि देने वाला जो है वो नहीं समझना चाहिए सिर्फ इस वजह से कि इन्हें एथिक्स कंप्लेंट किया हो या इनके अगेंस्ट कंप्लेन की गई हो। मिसाल के लिए अगर कोई इंडिविजुअल से एथिक्स कंप्लेन करता है तो साइकोलॉजिस्ट को ना इनकी अनफेयरली ट्रीट नहीं करना चाहिए और इनके कैरियर या अपॉर्चुनिटीज़ को हार्म मतलब कि नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अच्छा, कंपिटेंस की बात की जाए तो बाउंड्रीज ऑफ कंपिटेंस है
इसमें नंबर 1 पे तो साइकोलॉजिस्ट के लिए ना ये इम्पॉसिबल है कि वो हर एरिया में ना कॉम्पिटेंट हो। असल में ये ना अनएथिकल है अगर कोई साइकोलॉजिस्ट अपने आप को हर एरिया में कॉम्पिटेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी साइकोलॉजिस्ट को लगता है कि इसके पास किसी स्पेसिफिक एरिया में क्लाइंट को ट्रीट करने की ट्रेनिंग नहीं है, तो इससे ना अपने क्लाइंट को ना अप्रोप्रिएट रेफरल देना चाहिए और ये किसी और क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के पास भेजना चाहिए। मिसाल के लिए अगर एक साइकोलॉजिस्ट को अडल्ट थेरेपी का एक्सपीरियंस नहीं है तो लेकिन वो ना बच्चों की थेरेपी कर रहा है, तो वो ना क्लाइंट को एक अनएक्सपीरियंस्ड चाइल्ड थेरेपिस्ट के पास जो है वो भेजना चाहिए। जैसे कि मैं एक इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, लेकिन ये है कि अगर मुझे कोई कहता है कि आप एनिमल बिहेवियर्स को एनालाइज करें, तो मेरा जो है वो काम है वो नहीं है, क्योंकि एनिमल बिहेवियर जो एनिमल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ही उनकी स्पेसिफिक फील्ड होती है एनिमल बिहेवियर्स को एनालाइज करना। तो ये फिर एक डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं, जैसे कि एडीएचडी के जो पेशेंट्स होते हैं या स्पेसिफिक जिन्होंने चाइल्ड का जो डिप्लोमा किया होता है, वो भी एडीएचडी के जो चाइल्ड होते हैं, जो अबनॉर्मल या स्पेशल बच्चे होते हैं, उनको डील कर रहे होते हैं। तो ये स्पेसिफिकेशंस आप जो है वो बीएस साइकोलॉजी के बाद भी आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी के बाद भी चूज़ कर सकते हैं। एमएस साइकोलॉजी जो होता है वो बेसिकली जो है वो हॉस्पिटल या फिर क्लिनिकल सेटिंग्स में ज़्यादा यूज़ होता है, जबकि पीएचडी भी है या एमफिल भी है तो वो आपके अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ओके, ज़्यादातर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट या फिर जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो है वो चूज़ की जाती है स्टूडेंट्स की तरफ से, और ज़्यादातर जो है इन्हीं की डिमांड है। अच्छा, अब आता हूँ प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन एमरजेंसीज की तरफ। तो एमरजेंसीज में ना साइकोलॉजिस्ट उन लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं जिनके लिए दूसरी मेंटल हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है और जिनके लिए साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूरी ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन जब इमरजेंसी का वक्त ख़त्म हो जाए या जब अप्रोप्रिएट सर्विसेज अवेलेबल हो जाए, तो साइकोलॉजिस्ट को ना अपनी सर्विसेज डिसकंटिन्यू कर देनी चाहिए। मिसाल के लिए अगर एक साइकोलॉजिस्ट को कोई क्लाइंट इमरजेंसी में मिलता है जिससे ना मेंटल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत है और साइकोलॉजिस्ट के पास स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं है, तो इमरजेंसी के दौरान साइकोलॉजिस्ट हेल्प दे सकता है। लेकिन जब सिचुएशंस स्टेबल हो जाए तो साइकोलॉजिस्ट को ना रेफ़र जो है वो कर देना चाहिए कि आप जो है वो मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, लेकिन ये था कि इमरजेंसी की ज़रूरत थी तो मैंने आपकी सपोर्ट कर दी, लेकिन ये है कि अब आप जो है वो इस वाले साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ, क्योंकि इन्हीं की ये स्पेसिफिक फील्ड है आपके सिम्टम्स को लेकर। तो इस तरह से जो है ना वो फिर रेफ़र कर देना चाहिए साइकोलॉजिस्ट के लिए। इन केस इमरजेंसी में जो है वो केस ले सकते हैं, लेकिन क्या है कि फिर स्पेसिफिक एरिया जो है जो इसमें वो माहिर है उसे वही केस लेने चाहिए आमतौर पर। मेंटेनिंग मेंटेनिंग कंपिटेंस की बात की जाए तो साइकोलॉजिस्ट को ना अपनी कंपिटेंस को ना मेंटेन और डेवलप करने के लिए ऑनगोइंग एफर्ट्स करनी चाहिए, और ये ज़रूरी है कि वो अपनी ट्रेनिंग और स्किल्स को ना टाइम के साथ अपडेट करते रहें ताकि इनकी प्रैक्टिस इफेक्टिव और रेलिवेंट रहे। मिसाल के लिए एक साइकोलॉजिस्ट जो ट्रॉमा थेरेपी का काम करता है, इसे ना न्यू मेथड्स और रिसर्च के बारे में सीखना चाहिए ताकि वो अपने क्लाइंट्स को ना बेस्ट ट्रीटमेंट दे सके। अक्सर क्या होता है कि जो पुराने साइकोलॉजिस्ट हैं या फिर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, वो आए दिन रिसर्च को नहीं पढ़ते हैं, आए दिन जो है ना वो साइंस तहकीक करती रहती है इंसानी बिहेवियर्स को लेकर, और इसलिए आए दिन जो है वो साइकोलॉजी फैक्ट्स चेंज होते रहते हैं और न्यू से न्यू डेवलप भी होते रहते हैं। तो लिहाजा साइकोलॉजिकल जो फैक्ट्स है ना, आप स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे पढ़ा करें, इससे आपका नॉलेज जो है वो इंक्रीज होगा। आगे है जो है वो आपको ना मेंटेनिंग कंपिटेंस के बाद आपको जो है वो डेलीगेशंस ऑफ वर्क टू ऑर्डर्स के बारे में बताया गया। अच्छा, इसमें ना बेसिस फॉर साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल जजमेंट्स की तरफ मैं आता हूँ, इसको मैं स्किप करने लगा था, सॉरी फॉर इट। तो इसमें बेसिस फॉर साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल जजमेंट में ना आपको बताया गया है साइकोलॉजिस्ट का काम एस्टेब्लिश्ड साइंटिफिक और प्रोफेशनल नॉलेज पर ना बेस्ड होता है, और इसका मतलब है कि इनका ना जो भी प्रोफेशनल जजमेंट है ना वो सॉलिड रिसर्च और साइंटिफिक थ्योरीज पर मुश्तमिल हो। मिसाल के लिए अगर एक साइकोलॉजिस्ट किसी क्लाइंट के डिप्रेशंस का डायग्नोसिस करता है, तो वो ना एस्टेब्लिश्ड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और रिसर्च को फॉलो करेगा, जैसे कि DSM-5 हो गया या DSM-5 TR हो गया।
डेलीगेशंस ऑफ वर्क टू अदर्स, ये भी एक स्टैंडर्ड है। तो इसमें आपको बताया गया है अगर साइकोलॉजिस्ट अपने काम को एम्प्लॉयज़, रिसर्च असिस्टेंट, टीचिंग असिस्टेंट या किसी और के साथ डेलीगेट करता है तो इन्हें ना सिर्फ इन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको उन लोगों को असाइन करना चाहिए जो अपनी एजुकेशन, ट्रेनिंग या एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर उन टास्क को ना कंप्लीटली या कम्पिटेंटली परफॉर्म कर सकें। मिसाल के लिए अगर एक साइकोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहा है और अपनी रिसर्च असिस्टेंट को डाटा कलेक्शंस का काम दे रहा है, ठीक है, जो अपनी रिसर्च का लेकर ना अपने असिस्टेंट को कह रहा है कि ये डाटा कलेक्शंस का काम आपने करना है, तो क्या होगा कि असिस्टेंट्स को ना डाटा कलेक्शंस की प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो देनी भी चाहिए उसे साइकोलॉजिस्ट को जो काम असाइन कर रहा है। अगर उसके पास ट्रेनिंग नहीं है तो क्या होगा कि काम वो ठीक तरीके से नहीं करेगा, डाटा या एथिकल की जो है वो वायलेशंस होगी। तो ये एथिकल स्टैंडर्ड जो है ना, डेलीगेशंस जब आप खड़े हो काम को लेकर तो उसको उस काम का पता होना चाहिए। ओके, पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड कन्फ्लिक्ट्स की बात की जाए तो अगर साइकोलॉजिस्ट को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स का पता चले जो इनकी परफॉर्मेंस में ना इंटरफेयर कर सकती है तो इन्हें ना अप्रोप्रिएट मिसयूज़ लेना चाहिए। सॉरी, मिसयूज से मना रही है कि मैया लेना चाहिए कि वो मुनासिब जो है वो काम करे, इनके जो है ना जो इनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर जो है हो रहा है ना कन्फ्लिक्शंस, उसको ना रिजॉल्व करें। और ये मेयर्स हो सकता है प्रोफेशनल्स कंसल्टेशंस लेना या अपने ड्यूटीज़ को लिमिट सस्पेंड या टर्मिनेट करना अगर ज़रूरत हो। तो ये अक्सर जो होता है ना मतलब कि जो काम करते हैं तो उनको ना कभी कभी ना रेस्ट लेना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट हर दिन सेशंस ले रहा होता है क्लाइंट्स का पर डे जो है वो 5 क्लाइंट्स को डील कर रहे होते हैं या पर डे जो है वो हर रोज़ सेशंस अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट को खुद भी टायर्ड हो जाता है। तो कभी कभार ना 1 वीक की, 2 वीक की या कभी कभार हफ्ते में 3 दिन की रेस्ट लाजमी होती है, वरना फिर खुद इंसान जो है ना वो साइकोलॉजी के सिम्टम्स में इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसलिए पर्सनल प्रॉब्लम्स और कन्फ्लिक्ट्स को लेकर जो है वो मेयर लेने चाहिए साइकोलॉजिस्ट को लाजमी तौर पर। जैसे कि मैं आपको पर्सनल प्रॉब्लम्स और कन्फ्लिक्ट्स को लेकर कुछ मैं मज़ीद आपको मिसाल दे सकता हूँ कि अगर साइकोलॉजिस्ट को लगता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ के स्ट्रेस की वजह से अपने क्लाइंट्स को ना अच्छे तरीके से नहीं देख पा रहा तो उसे ना अपनी ड्यूटीज़ को ना टेम्परेली सस्पेंड कर लेना चाहिए या कंसल्टेशंस लेना चाहिए। अच्छा, इस दौरान क्या होगा कि अगर वो स्ट्रेस का सामना कर रहा है और उसका क्लाइंट का आज सेशन है तो अब वो क्या करेगा, अब ज़ाहिर सी बात है कि वो अपने जो दूसरा साइकोलॉजिस्ट है या कोलीग है ना उसको कहेगा कि आप टेम्परेरी तौर पर इनके पास चले जाएं, मुझे थोड़ा सा जो है वो रेस्ट की ज़रूरत है क्योंकि मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में हूँ। तो इससे क्या होगा कि क्लाइंट्स की जो है वो सेशन जो है या थेरेपी जो है वो कंटिन्यू रहेगी, उसमें गैप नहीं आएगा। फर्दर ये है कि जो साइकोलॉजिस्ट है उसको भी रेस्ट मिल जाएगी। ओके, आगे आते हैं ह्यूमन रिलेशंस की तरफ। तो इसमें ना अनफेयर डिस्क्रिमिनेशंस के बारे में बताया गया है। तो साइकोलॉजिस्ट को ना किसी भी शख्स के साथ अनफेयर डिस्क्रिमिनेशंस नहीं करना चाहिए जो भी इनकी एज, जेंडर, रेस, कल्चर, स्टेटस, डिसेबिलिटी, रिलीजन या किसी और चीज़ पर बेस्ड हो। मिसाल के लिए अगर एक साइकोलॉजिस्ट किसी क्लाइंट को सिर्फ इनकी रिलीजन के बेसिस पर रिजेक्ट करता है तो ये ना अनएथिकल होगा। साइकोलॉजिस्ट को ना हर इंडिविजुअल्स को ना इक्वल रिस्पेक्ट और ट्रीटमेंट देने चाहिए। अक्सर क्या होता है कि कुछ मैं एज अ इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे ना मुझे एक मतलब कि एक ड्रग प्रोफेशनल्स की जो थी साइकोलॉजिस्ट फीमेल थी और उनका अदारा भी था, मैं उस अदारे का नाम भी ना लूँगा क्योंकि अच्छा ये भी एक ज़ाहिर सी बात है कि प्राइवेसी होती है। तो उस अदारे की जो ओनर थी फीमेल जो थी वो ड्रग एडिक्शंस की एक्सपर्ट थी, ठीक है, ड्रग वाले जो क्लाइंट्स की ना उनको डील करने की एक्सपर्ट थी। तो मैं ना उनको बता रहा था मतलब कि उनके सामने प्रेजेंटेशंस दे रहा था, डिफरेंट मेरे कोलीग्स भी बैठे हुए थे, मैं प्रेजेंटेशंस दे रहा था कि जैसे कि ये जो ड्रग्स को लेकर और सामने दूसरे इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स वगैरह बता रहा था, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मतलब कि मेरे जो ऑब्जर्वेशंस थी, मेरे जो मुकम्मल जो थे मेरे कॉन्सेप्ट थे, उन्होंने कहा कि ये तो साइंस की फील्ड है, ये आप क्या बात कर रहे हैं इस्लाम की, जन्नत दो जगह बस इस्लाम में, इस तरह से उन्होंने बात इस तरह से की। खैर मुझे बहुत बात चुभी और मैं खामोश रहा। हालांकि कुरान के अंदर 1000 से ज़्यादा आयातें हैं जो साइंटिफिक फील्ड से मुतल्लिक है, ओके, साइंस से मुतल्लिक है।
ओके। तो क्या हुआ कि अब ये जो चीज़ होती है ना, ये मतलब कि अनफेयर डिस्क्रिमिनेशंस, ये आपको ना हर जगह देखने को मिल सकता है। हर कोई अपने पर्सपेक्टिव्स के मुताबिक जो है वो रिजेक्ट करेगा, किसी को रिलीजन के बेस पर रिजेक्ट करेगा, और किसी को उसके जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर रिजेक्ट करेगा। हालांकि जो है वो कहते हैं कि न्यू स्किल्स इज ऑलवेज बेटर देन टू ओल्ड स्किल्स समटाइम्स, बट न्यू स्किल्स इज ऑलवेज टू इनकरेज प्रोफिशेंटली स्किल्स, एक ये भी है। तो ये जो चीज़ है ना, आपको अपनी फील्ड में रखना लाजमी है। अब जाहिर सी बात है कि आप फ्यूचर के साइकोलॉजिस्ट हैं, तो मैं अब जैसे कि मेरी भी एक एज हो गई है, मैं भी अपना अदारा जो है वो रन कर रहा हूँ, तो मैं न्यू जो साइकोलॉजिस्ट है उनको अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि आप इस तरह से काम करें हमारे इदारे में। तो देन ये है कि वो फिर हाँ, वो सीख कर आगे वो सिखा रहे होते हैं हमसे सीख कर। ओवरऑल अब मैं आता हूँ मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ। तो जब साइकोलॉजिस्ट का अपने क्लाइंट के साथ एक से ज़्यादा रिलेशन हो तो ये ना मुश्किल हो सकता है और एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है। मल्टीपल रिलेशनशिप में ना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है जो प्रोफेशनल डिसीजंस को ना इन्फ्लुएंस कर सकता है। मिसाल के लिए अगर एक साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट को थेरेपी दे रहा है और उस क्लाइंट को ना अपने पर्सनल लाइफ में भी फ्रेंड बनाने की कोशिश करता है साइकोलॉजिस्ट, तो ये ना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा। ओके। तो ये जो मल्टीपल रिलेशनशिप है ना, आप अपने क्लाइंट से नहीं रख सकते, ये भी एक स्टैंडर्ड है। ओके। आगे है सेक्सुअल हैरेसमेंट्स। साइकोलॉजिस्ट को ना सेक्सुअल हैरेसमेंट में शामिल नहीं होने चाहिए। सेक्सुअल हैरेसमेंट एक ऐसी चीज़ है, हो सकती है जो एक इंटेंस एक्ट हो या फिर कई बार रिपीट होने वाली अनवांटेड बिहेवियर हो सकती है। ओके। मिसाल के लिए अगर एक साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट को ना इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स करता है, तो ये टच करता है, तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट्स है और इसकी इवैल्यूएशंस होनी जो है वो और वायलेशंस भी हो जाती है। अच्छा, सेक्सुअल हैरेसमेंट ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को टच करें। अक्सर क्या होता है कि हम फ्लर्ट कर रहे होते हैं या पोक कर रहे होते हैं या अब्यूजिव लैंग्वेज ऐसे फ्लर्टिंग टाइप में यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आते हैं। ओके। आगे है अवॉइडिंग हार्म। इसमें आपको बताया गया है कि साइकोलॉजिस्ट को ना हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि वो लोगों को ना हार्म मतलब कि नुकसान ना पहुंचाए, और अगर हार्म फोर्सेबल और अनअवॉइडेबल हो तो इसको ना मिनिमाइज से करना चाहिए। मिसाल के लिए अगर एक साइकोलॉजिस्ट को लगता है कि किसी क्लाइंट को इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है थेरेपी के दौरान, तो इन्हें ना ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जो उस हार्म को ना मतलब नुकसान को कम करे। आगे है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जब साइकोलॉजिस्ट रिसर्च असेसमेंट थेरेपी काउंसलिंग या कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इन्हें ना पहले इंडिविजुअल्स का इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना चाहिए। और ये इनके राइट्स और वेलफेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ज़रूरी है। मिसाल के लिए अगर एक साइकोलॉजिस्ट किसी क्लाइंट को थेरेपी देना जा रहा है, तो इसको ना क्लाइंट्स से ये कंफर्म करना होगा कि वो थेरेपी की टर्म्स और प्रोसेस को समझता है और इसकी रजामंदी से थेरेपी जो है वो हो रही है। अच्छा, ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है वो फैमिली से भी होती है समटाइम, या सिबलिंग से भी होती है, या क्लाइंट खुद भी करता है। ओके। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाए तो साइकोलॉजिस्ट को ना अपनी प्रोफेशनल रोल्स को तब नहीं लेना चाहिए जब पर्सनल, साइंटिफिक, प्रोफेशनल, लीगल, फाइनेंशियल या किसी और इंटरेस्ट की वजह से इनका ना ऑब्जेक्टिविटी, कंपिटेंस या इफेक्टिवनेस अफेक्ट हो सके या हो सकती हो। मिसाल के लिए अगर एक साइकोलॉजिस्ट अपने पर्सनल फ्रेंड को थेरेपी दे रहा है और ये इसकी ना ऑब्जेक्टिविटी को इफेक्ट भी कर रहा है, तो इसको ना अपने रोल चेंज कर लेने चाहिए। आगे है थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज। अगर साइकोलॉजिस्ट किसी थर्ड पार्टी के रिक्वेस्ट पर किसी पर्सनल या एंटिटी को सर्विसेज दे रहा है, तो इन्हें ना सब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को क्लेरिफाई करना चाहिए, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट का रोल, क्लाइंट की इंडेंटिफिकेशंस और सर्विसेज की जो है वो प्रोबल यूज़ होना जो है वो शामिल होता है। मिसाल के लिए अगर एक साइकोलॉजिस्ट को किसी क्लाइंट के एम्प्लॉयर ने थेरेपी प्रोवाइड करने का कहा है, तो इन्हें ना क्लाइंट की परमिशंस और कॉन्फिडेंशियलिटी के एस्पेक्ट्स को क्लियर करना होगा। आगे है ह्यूमन रिलेशंस में आपको ना एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। साइकोलॉजिस्ट को ना किसी भी शख्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, जबकि इनके ना सुपरवाइजरी या
एवोल्यूटिव अथॉरिटी हो, जैसे कि क्लाइंट्स, पेशेंट्स, स्टूडेंट्स, सुपरवाइजीज, रिसर्च पार्टिसिपेंट्स और एम्प्लॉयज़ वगैरह। मिसाल के लिए अगर एक साइकोलॉजिस्ट अपने सुपरवाइजी को ना अपनी पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर रहा है तो ये ना एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप होगा और अनएथिकल भी होगा। कोऑपरेशंस विद अदर प्रोफेशनल्स, इसमें आपको बताया गया है कि जब ज़रूरत हो और प्रोफेशनली अप्रोप्रिएट हो, साइकोलॉजिस्ट को ना दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ ना कोऑपरेशंस करनी चाहिए ताकि ना वो अपने क्लाइंट्स को इफेक्टिवली और अप्रोप्रिएटली जो है वो सर्व कर सके। मिसाल के लिए अगर एक साइकोलॉजिस्ट को किसी क्लाइंट के मेंटल हेल्थ इश्यूज का डायग्नोस करना है तो वो ना डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट या सोशल वर्कर के साथ ना कोलैबोरेट कर सकता है ताकि होलिस्टिक और केयर प्रोवाइड की जा सके। इंटरप्शंस ऑफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज की बात की जाए तो इंटरप्शंस ऑफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज में बताया गया है कि साइकोलॉजिस्ट को ना अपनी सर्विसेज की इंटरप्शंस के लिए ना रिस्पॉन्सिबल एफर्ट करनी चाहिए। अगर सर्विसेज किसी फैक्टर की वजह से इंटरप्ट हो रही है, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट की इलनेस, अनअवेलेबिलिटी, रीलोकेशंस, रिटायरमेंट या क्लाइंट का रीलोकेशंस या फाइनेंशियल लिमिटेशंस। अच्छा, इसमें ना आपको मिसालें नहीं दी गई, लेकिन मैं आपको मिसाल देकर इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। ओके, अब इसकी मिसाल क्या हो सकती है? अगर साइकोलॉजिस्ट, इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह से दूंगा कि अगर साइकोलॉजिस्ट को ना किसी वजह से अपनी प्रैक्टिसेस छोड़नी पड़ती है तो इन्हें ना अपने क्लाइंट्स को पहले इन्फॉर्म कर देना होगा और इनको ना सूटेबल रेफरल जो है वो देना होगा कि मैं अपनी प्रैक्टिस आज से मेरी क्लोज हो रही है, तो लिहाजा आप जो है वो इस वाले साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ, मेरा नाम यूज़ कर लेना, वो आपके ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे। ओके, तो इस तरह से जो है वो रेफरल भी करना होगा साइकोलॉजिस्ट को। आगे है साइकोलॉजिकल सर्विसेज डिलीवर टू और थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें ना ए पॉइंट में आपको बताया गया है कि जब साइकोलॉजिस्ट सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू प्रोवाइड करता है तो इन्हें ना पहले क्लाइंट्स को ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। नंबर 1 पे सर्विसेज का नेचर और ऑब्जेक्टिविटी, नंबर 2 पे इंटेंडेड रिसेप्शंस और नंबर 3 पे क्लाइंट्स कौन होगा, नंबर 4 पे साइकोलॉजिस्ट का हर पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिलेशनशिप, नंबर 5 पे सर्विसेज के प्रोबल यूज़ और इंफॉर्मेशंस का असेस, नंबर 6 पे कॉन्फिडेंशियलिटी की लिमिट्स और नंबर 7 पे रिजल्ट और कंक्लूजन के बारे में अप्रोप्रिएट पर्सन्स को इंफॉर्मेशन जो है वो शामिल होती है। अगर बात की जाए बी पॉइंट की तो अगर साइकोलॉजिस्ट किसी लॉ या ऑर्गेनाइजेशनल रोल की वजह से ये इंफॉर्मेशन से देने से प्री क्लूड है तो इन्हें ना क्लाइंट्स को पहले ही इन्फॉर्म करना होगा। ओके, मिसाल के लिए अगर बात की जाए तो मिसाल के लिए अगर साइकोलॉजिस्ट किसी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू के थेरेपी प्रोवाइड कर रहा हो तो उसे ना तो क्या होगा कि उसे ना पहले, मतलब कि साइकोलॉजिस्ट को पहले क्लाइंट को ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर करनी होगी। ओके, तो ये जो है ना ओवरऑल ये लेसन नंबर आपका 5 काफ़ी इंटरेस्टिंग था इस हवाले से, क्योंकि इसमें ना आपको डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बताए गए थे और ये स्टैंडर्ड्स जो है ना हर एक साइकोलॉजिस्ट को या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को लाजमी जो है ना इनको ज़हन नशीन करना चाहिए अपनी प्रैक्टिसेस में। ओके, क्योंकि समटाइम जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, कोऑपरेशंस विद अदर प्रोफेशनल्स कर रहे होते हैं, इंटरप्शंस ऑफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज कर रहे होते हैं अपनी प्रैक्टिसेस के दौरान, जो कि एथिकल स्टैंडर्ड्स की वायलेशंस है। ये जिससे क्या होगा कि हमारे एथिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इवन डेट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हम समटाइम कर लेते हैं और सेक्सुअल हैरेसमेंट्स जो कि आजकल जो है वो सोशल भी आम है और फिज़िकल भी आम है। सोशल में ज़ाहिर सी बात है कि लड़कियां आजकल पिक्चर्स वगैरह लगाती हैं और ख़ुद ही वो मतलब कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को अपनाना चाह रही हैं। अब मैं कहना नहीं चाहूँगा, आप देख लें कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम में क्या चल रहा होता है, बेपर्दगी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ज़ाहिर सी बात है कि फिर मर्दों में तो वैसे भी वो एक किस्म का जो कीड़ा होता है तो हम ज़ाहिर सी बात है कि ये जो चीज़ें हैं तो जो दिखता है वही फिर बिकता है। एक वो हमने वो कहावत भी सुनी है, तो इसी तरह लड़के भी करते हैं, इसी तरह लड़कियां भी करती हैं। खैर, तो ये जो जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना काफ़ी कन्फ्लिक्शंस का शिकार हुई है। तो जेंडर इश्यूज इन साइकोलॉजी को जो कोर्स है वो उसको मैं इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहा था क्योंकि इसमें ना अब ज़ाहिर सी बात है कि काफ़ी ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो मर्द औरत के अगेंस्ट हैं और मैं जब वो डिलीवर करूँगा लेक्चर को तो ज़ाहिर सी बात है कि लड़कियों को नहीं अच्छा लगेगा या लड़कों को नहीं अच्छा लगेगा वो लेक्चर ओवरऑल।
तो इसलिए वो जेंडर इश्यूज इन साइकोलॉजी वाला कोर्स नहीं होना चाहिए था आपके सिलेबस में या आपके स्टडी स्कीम में। आपके स्टडी स्कीम में होना चाहिए था PSY 512 जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन साइकोलॉजी के नाम से ये कोर्स होना चाहिए था, जिसमें सिर्फ जेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना चाहिए था कि साइकोलॉजी के तौर पर जो जेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए, फीमेल्स की ये होनी चाहिए, मेल्स की ये होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई नहीं बात करता, इश्यूज़ की पहले बात करेगा। तो इशू रिस्पॉन्सिबिलिटी की वायलेशन होने से ही जो है वो इशू से क्रिएट होते हैं। ओवरऑल अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आप स्टूडेंट्स को बता दूं। तो इसमें ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहले एथिकल स्टैंडर्ड्स कौन कौन से होने चाहिए, जो सिचुएशन को लेकर जो है वो शामिल होते हैं। इसमें जो है वो आप रिजॉल्विंग एथिकल इश्यूज से कंपिटेंस को देख सकते हैं, ह्यूमन रिलेशंस को देख सकते हैं, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है वो दे सकते हैं एग्ज़ाम में। मतलब कि आप इसको ना अच्छे से मेमोराइज कर लेना। ये आपसे ना कोई भी टाइप्स आपसे पूछ सकते हैं जो कि एथिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर जो है वो लाजमी तौर पर मेंटेन होते हैं। उसके बाद रिजॉल्विंग एथिकल इश्यूज में अगर बात की जाए तो मिस यूज़ ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट वर्क क्या होता है और ये किस तरह से होता है। तो सर से बात है कि आपसे पूछा जा सकता है कि करेक्ट और मिनिमाइज द मिस यूज़ और मिस प्रेजेंटेशन जो है वो लाजमी तौर पर ये एथिकल जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो कंप्लीट करना चाहिए। अगर हो जाए साइकोलॉजिस्ट की तरफ से तो उसको मिनिमाइज़ करना चाहिए जो भी मिस प्रेजेंटेशन की है साइकोलॉजिस्ट ने। ओवरऑल इसमें ना अब बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको मिसालें दे देकर आपको समझाने की कोशिश की है कि मिसाल के लिए या मिसाल के तौर पर तो इसमें हर एक स्टैंडर्ड को लेकर मैंने मिसाल के साथ आपको वाजिया किया है। तो लेसन अगर समझ में ना आए तो आप दोबारा से सुनिएगा। मज़ीद ये है कि लेसन कैसा लगा कमेंट्स में बता दीजिएगा, और कोई जुमला, कोई सेंटेंस, कोई वर्ड अगर आप स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ लेना स्टूडेंट्स। और मज़ीद ये है कि इसमें अब मैं क्या बताऊँ, ये जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट है इनको मैंने डीपली तौर पर जो है वो रीड आउट किया था। हर एक लेसन को मैंने डीपली तौर पर जो है वो रीड आउट करने के बाद हाईलाइट किया है। तो लिहाजा इन हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स को इन दो लाइनों को जो है आप स्टूडेंट्स अच्छे से जो है ना 1-2-3 मरतबा पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से जो है ना वही लेसन नंबर 5 अच्छे से रिमेंबर हो जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं लेसन नंबर 6 में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।